का पहला चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का अगला टॉपिक खाद एवं उर्वरक मिलाना, इस टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने दो टॉपिकों का अध्ययन किया था, जिसके अंदर मिट्टी तैयार करना और दूसरा टॉपिक था हमारा इसके अंतर्गत बुआई करना। इसी के अंतर्गत हमारा तीसरा टॉपिक आता है खाद एवं उर्वरक मिलाना। जब हमारे खेतों की मिट्टी तैयार हो जाती है और उसमें बीजों की बुआई कर दी जाती है, उसके बाद जैसे फसल तैयार होती है तो फसल का तीसरा चरण आता है। उस चरण के अंतर्गत फसलों को समय समय पर खाद एवं उर्वरक फसलों को दी जाती है। आइए हम इसी टॉपिक का अध्ययन करते हैं। इसके अंदर कि खाद एवं उर्वरक दोनों में क्या अंतर होता है। तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। खाद एवं उर्वरक दोनों ऐसे पदार्थ होते हैं जो मिट्टी के अंदर पोषक पदार्थों के स्तर को बनाए रखते हैं। मिट्टी के अंदर फसल की उपज के लिए पोषक तत्वों का होना आवश्यक है। इसी पोषक तत्वों को बनाने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं, जिससे मिट्टी में जो फसलें उगाई जाती है उन फसलों को आवश्यक पोषक तत्व मिट्टी से मिल सके। लेकिन किसान लगातार क्या करता है, उसके अंदर फसल उगाता है, एक फसल समाप्त हुई, उसके स्थान पर दूसरी फसल उगा देना, ये क्रम किसानों में लगातार चलता रहता है, जिससे क्या हो जाती है, मिट्टी के अंदर धीरे धीरे इन पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब जब मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसके लिए किसान क्या करता है, अन्य स्रोत से उसमें खाद एवं उर्वरक मिलाता है। और ये जो खाद एवं उर्वरक मिलाता है यही मिट्टी के अंदर उन पोषक तत्वों की मात्रा को क्या करता है, बनाए रखता है, जिससे फसल की पैदावार और उपज बहुत अच्छी होती है। आइए हम इसी में दोनों में अंतर देखते हैं। इसके अंदर कि खाद एवं उर्वरक जो पोषक तत्वों की वृद्धि के लिए मिलाया जाता है, दोनों में मुख्यतः क्या अंतर होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसके अंदर खाद के बारे में कि खाद क्या होता है। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्टों से प्राप्त होता है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद कहलाता है। देखिए हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमारे पोषक तत्वों को मिट्टी के अंदर बनाए रखने के लिए हम खाद एवं उर्वरक का उपयोग करते हैं। इसी के अंतर्गत आ रहे हैं हम खाद। ये खाद क्या है, तो खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है खाद हमारा, कार्बनिक, जिसे हम जैविक पदार्थ भी कहते हैं, जो कि पौधों एवं जंतुओं के अपशिष्ट किससे प्राप्त हो रहा है हमारा, यह मुख्य बात है। इसके अंदर खाद जो होता है वो हमारे पौधे एवं जंतुओं के अपशिष्ट से क्या होता है, प्राप्त होता है। अब खाद तो तैयार कैसे की जाती है, तो इसके लिए क्या करते हैं किसान जो होते हैं वो पादप एवं जंतु के अपशिष्टों को एक गड्ढा खोद के उसके अंदर पादप और जंतु जो होते हैं उनके अपशिष्टों को उसके अंदर डाल दिया जाता है और उस गड्ढे को खुले में छोड़ दिया जाता है। और उस गड्ढे में मौजूद कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो इस सूक्ष्म जीवों को क्या कर देते हैं, खाद में बदल देते हैं। खाद उन किसानों के लिए लाभकारी है जो किसान कृषि कार्य के साथ साथ मवेशियों को भी पालते हैं। उन मवेशियों को पालते जो मवेशियों से प्राप्त जो अपशिष्ट होता है उसको क्या कर लेते हैं, इसके अंदर किसी गड्ढे में एकत्रित करते जाते हैं और जब गड्ढे में खुले में छोड़ दिया जाता है उस गड्ढे के अंदर कुछ सूक्ष्म जीव जो जंतुओं के अपशिष्ट को खाकर क्या करते हैं, खाद में बदल देते हैं। इस प्रकार के खाद को जब पुनः किसान अपने खेतों में डालता है तो ये एक प्रकार के पोषक युक्त खाद हो जाती है, पोषक तत्व युक्त खाद हो जाती है, जिसका
जैसे हम मिट्टी के अंदर मिलाते हैं तो मिट्टी के अंदर जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति इसके अंतर्गत हो जाती है। जो आपने पूर्व की क्लास के अंदर आपने पढ़ा था, इसके अंतर्गत वो दो प्रकार की आपके जैविक खाद होती है। पहली होती है आपके वर्मी कंपोस्ट, दूसरा होता है आपके केंचुओं द्वारा तैयार खाद। इन दोनों प्रकार की खाद जो होती है जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या होती है बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट के अंतर्गत वही जंतु के अपशिष्ट को किसी गड्ढे के अंदर डालकर खुले में छोड़ दिया जाता है और सूक्ष्म जीव उसको खाद में परिवर्तित कर लेते हैं। और केंचुए द्वारा तैयार खाद में तरीका वही है जो वर्मी कंपोस्ट में, इसमें भी क्या की जाती है, जंतु के अपशिष्ट को, इसके अलावा पेड़ पत्तों की पत्तियां, छाल, लकड़ियां, इन सबको क्या करते हैं गड्ढे में डालकर कुछ केंचुए उसके अंदर छोड़ दिए जाते हैं। क्योंकि केंचुओं का जो भोजन होता है वो वही है, सड़ी गले पदार्थ होते हैं और ये क्या करते हैं उन पदार्थों को खाकर क्या कर लेते हैं, खाद में परिवर्तित कर लेते हैं। इस प्रकार तैयार की गई खाद क्या कहलाती है, हमारे केंचुओं द्वारा तैयार की गई खाद कहलाती है, जिसका भी उपयोग किसान खेतों में करके मिट्टी में पोषक तत्वों की वृद्धि प्राप्त कर सकता है। दूसरा हमारे इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं इसके लिए टॉपिक, वो आता है हमारा इसके अंतर्गत उर्वरक। ये उर्वरक क्या होता है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। इन्हें फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। उर्वरक और खाद दोनों में इतना सा अंतर है, खाद किसान अपने खेतों में तैयार करता है और उसका वहीं पर उपयोग कर लेता है। उर्वरक खेतों में नहीं बनाया जा सकता है। इसे जो उर्वरक जो होते हैं वो विशेष करके फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। उर्वरक को बनाने का रासायनिक तरीका होता है जिसे फैक्ट्रियों द्वारा बनाया जाता है। ये बनाए उर्वरक होते हैं जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो जो जिस और इसमें मुख्यतः मिट्टी के अंदर जिन पोषक तत्वों की कमी होती है उसी पोषक तत्व युक्त क्या किया जाता है, उर्वरक उपयोग में लाया जाता है, जिससे क्या होता है उस मिट्टी के अंदर उस पोषक तत्व की क्या हो जाए, जितनी कमी हुई है उसके अंदर उसकी कमी के अनुसार क्या करते हैं उसके अंदर उर्वरक को डाला जाता है। इसमें मुख्य रूप से उर्वरक होते हैं हमारे, इसमें होता है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास, एक एनपीके जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम युक्त क्या होता है ये उर्वरक होता है। इन उर्वरकों का किसान समय समय पर मिट्टी की जांच के द्वारा या फिर अन्य स्रोतों से पता लगाता है हमारी मिट्टी में कौन से उर्वरकों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। उसके अनुसार क्या करते हैं समय समय पर अलग अलग उर्वरक मिट्टी में दिए जाते हैं। ये उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार किए होते हैं। ये सीधे क्या करते हैं, जिस पोषक तत्व की कमी होती है उसी पोषक तत्व की मिट्टी के अंदर क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। यहाँ पे एक टॉपिक आया है आपके इसके अंदर, वो टॉपिक आया है हमारे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक राइजोबियम बैक्टीरिया या बैक्टीरिया होता है जो अधिकतर किसमें पाया जाता है, फलीदार पादपों में पाया जाता है। फलीदार पौधों जो लेग्यूमिनेस की प्रजाति के होते हैं, पौधों की जड़ों में, ग्रंथियों में पाए जाते हैं और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। पादपों के लिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा आवश्यक तत्व है। ये इसके लिए न तो आप खाद या उर्वरक के द्वारा हम उसके अंदर नाइट्रोजन नहीं दे पाएंगे। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन होते हैं कुछ जीवाणु, अगला टॉपिक देखें आप, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। किसान जब लगातार क्या करता है, एक फसल के बाद दूसरी फसल के बाद वापस पुनः पहली वाली फसल, इस तरह से लगातार फसल को बुआई करता रहता है, तो धीरे धीरे कृषि मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। एक और आवश्यक पोषक तत्व होता है वो होता है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए हमें खाद और उर्वरक के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, परंतु पादप जो होते हैं वो वायुमंडल की नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं ले सकते हैं। इसके लिए एक जीवाणु पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम राइजोबियम बैक्टीरिया। अधिकतर आपने बहुत बार सुना होगा इसके अंदर कि जब भी किसान अपनी खेती करें तो एक फसल तो बिना कह सकते दालों वाली फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन के लिए
जो कृषि अधिकारी होते हैं वो अधिकतर इस बात के लिए प्रेरित करते हैं इसके अंदर कि आप अधिकतर क्या करें, दालों वाली फसलों का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो। दालों वाली फसलों का मुख्य उपयोग ये होता है कि दालों वाली जितनी फसलें होती है उनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, मतलब मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बनाए रखता है। इसीलिए एक फसल सामान्य और दूसरी फसल ऐसी की जाती है जिसके अंतर्गत अधिकतर फलीदार, तो कह सकते हो दाल वाली फसल या फिर फलीदार पादप जिसमें फलियां लगती है, इस प्रकार के पादपों की खेती कृषि के लिए अधिकतर उपयोगी होती है, क्योंकि इसके अंदर ये जो जीवाणु होते हैं ये मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। आइए हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं इसके अंदर सिंचाई के बारे में। सिंचाई का अर्थ होता है निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। निश्चित अंतराल का मतलब ये होता है अलग अलग भूभाग में अलग समय का अंतराल कुछ अलग अलग होता है। इसमें आप 5 दिन कह सकते हैं, 10 दिन कह सकते हैं, 15 दिन कह सकते हैं। इन निश्चित अंतराल के अंदर जो हमारी फसलें होती है उन फसलों को जो जल देते हैं, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इसके अंतर्गत सिंचाई कहते हैं। अब जल जीवों के लिए भी आवश्यक है और पेड़ पौधों के लिए भी आवश्यक है। अब पेड़ पौधों में जो जल होता है वो जल अधिकतर पादपों की जड़ों द्वारा सोख लिया जाता है। अब पादपों की जो जड़ें होती है वो जल के साथ साथ जड़ें अधिकतर मिट्टी में पाई जाती है। मिट्टी में वो क्या करती है इसके अंदर कि पादप जो होते हैं वो अपने पोषक तत्वों को सीधे नहीं ले सकते हैं। इसके लिए जैसे ही हम मिट्टी के अंतर्गत हम जल सिंचाई का कार्य करते हैं, ये जल और पादपों की जड़ों तक जाते हैं। मिट्टी के अंदर उपस्थित जो पोषक तत्व होते हैं वो जल के अंदर घुल जाता है और जड़ों के द्वारा वो पोषक तत्व पादपों के विभिन्न भागों तक आसानी से पहुंच जाता है। इसलिए पादपों के लिए जल का होना अति आवश्यक है। इसके साथ साथ पादप के अंदर लगभग 90% भाग क्या पाया जाता है, उसके अंदर जल पाया जाता है उसके अंदर, और इसी से पादपों की वृद्धि होती है। यहाँ पर हम सिंचाई के कुछ पारंपरिक तरीके और आधुनिक तरीके, इन 2 तरीकों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आते हैं हम इसके अंदर सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के स्रोत कहाँ से हमें जल प्राप्त होता है? जल हमें कुएं, नलकूप, तालाब, नदियों, बांध एवं नहरें आदि स्रोतों से हमें क्या होता है, जल प्राप्त होता है। इसके बाद आता है हमारे सिंचाई के पारंपरिक तरीके। पारंपरिक तरीके का अर्थ ये होता है कि पूर्व समय में, आज के समय में नहीं, पूर्व समय में जिन सिंचाई के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम बोलते हैं पारंपरिक तरीके। इसके अंतर्गत होती है हमारे मोट, चैन पंप, ढेकली और रहर। ये कुछ सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं जिनका पूर्व में उपयोग करके जो किसान वर्ग होते हैं वो कृषि के कार्य में सिंचाई का कार्य करते थे। परंतु इन तरीकों से एक तो अत्यधिक श्रम के साथ साथ इसके अंदर बहुत ही कम भूभाग पर क्या होता है, सिंचाई का कार्य हो पाता था। इससे क्या होते थे, फसलों की उपज पैदावार में भी क्या होती है, उतनी उपज नहीं हो पाती थी जितने उपज होनी चाहिए। और बड़े भूभाग में सिंचाई करते समय जब आप जैसे इनसे सिंचाई का कार्य करते हैं तो हम बड़े भूभाग के कुछ आधे भाग तक ही जैसे जल की सिंचाई करेंगे तो पूर्व में जो सिंचाई की गया भाग है वो क्या हो जाता है, सूख जाता है, जिससे फसलों की पैदावार उतनी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। इसीलिए इन तरीकों को आज के समय में बहुत ही कम जगह पे इसका उपयोग किया जाता है। आज के समय में जो सिंचाई का तरीका अपनाते हैं इसको बोलते हैं हम सिंचाई की आधुनिक विधियां। इसमें मुख्य रूप से होता है हमारा छिड़काव तंत्र और डीप तंत्र। ये 2 तंत्र ऐसे हैं जो सिंचाई के कम जल में, अब जल की आवश्यकता तो होती है लेकिन हमें बहुत जगह कुछ क्षेत्र हमारा ऐसा है जहां उस क्षेत्र के अंतर्गत जल की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। अब कम जहां पे जल की मात्रा कम पाई जाती है इसका मतलब वहां पे कृषि कार्य नहीं हो सकता है, लेकिन इसका हमारे आधुनिक विधियों द्वारा इसका तरीका निकाला गया जिसके अंतर्गत हम छिड़काव तंत्र और डीप तंत्र, इन 2 तंत्रों का हम इस्तेमाल करके जहां पे जल की मात्रा बहुत कम पाई जाती है उस जगह पर भी हम कृषि का कार्य कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आता है हमारा पहला छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। इसका खासकर ऐसी जगह जहां पर आप कह सकते हो
असमतल हो, जहां पर कैसा हो, कुछ पहाड़ी क्षेत्र हो सकता है या ऊपर खापर क्षेत्र हो सकता है, ऐसे क्षेत्रों के ऊपर ऐसा जहाँ क्षेत्र होता है उस क्षेत्र के ऊपर सिंचाई का कार्य किसके द्वारा कर सकते हैं, हम ड्रिप तंत्र द्वारा कर सकते हैं। क्योंकि अगर जगह हमारी असमतल है तो अगर हम पानी को जिस जगह तक पहुंचाना चाहते हैं उस जगह पे पानी नहीं पहुंच पाता, इसके लिए हम छिड़काव तंत्र का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में। एक और इसका उपयोग जो होता है वो होता है हमारे जल की कमी। जिन क्षेत्रों में एक तो आपकी असमतल भूमि है, दूसरा आपके क्या है, इसके अंदर जल की कमी है, तो उस क्षेत्र में अधिकतर हम किसका उपयोग कर सकते हैं, इसमें छिड़काव तंत्र का उपयोग कर सकते हैं। इसमें ऊर्ध्व पाइप नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। इसके अंदर जैसे इस तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, इसमें ऊपरी सिरे पर पाइप लगे होते हैं, उस पाइप के ऊपर घूमने वाले क्या होते हैं, इसके ऊपर नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। अधिकतर इस छिड़काव तंत्र का जो उपयोग किया जाता है वो कम, एक तो पहला तो होता है असमतल भूमि के लिए, दूसरा जहां पे जल की मात्रा बहुत ही कम हो उस जगह पे अधिकतर क्या होता है इस तंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे हम बहुत बड़े क्षेत्र में और बहुत ही कम जल में क्या कर सकते हैं, सिंचाई का कार्य कर सकते हैं। दूसरी आधुनिक विधि है हमारे इसके अंदर ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, इसे हम ड्रिप तंत्र कहते हैं। ये विधि भी क्या होती है हमारे इसके अंतर्गत, ये आपके इसके जहाँ पे जल की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है, लेकिन उस क्षेत्र में भी हमें कृषि का कार्य करना है या फिर हम कह सकते हैं इसके अंदर कोई बगीचा लगाना है, उस क्षेत्र में अधिकतर ड्रिप तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। इसमें इस विधि में जल बूंद बूंद करके जहां पे पादप उग रहा है उसी जगह पे क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत पाइपलाइन बिछी जाती है, जिससे क्या है उस पाइपलाइन के द्वारा पादप की जड़ों तक केवल बूंद बूंद करके क्या होता है, जल पहुंचाया जाता है। तो बहुत ही कम जल में भी हम क्या कर सकते हैं, फलीदार जैसे फलदार पौधे, बगीचे व वृक्ष, कुछ वृक्ष उगाने हैं किसी स्थान के ऊपर, कोई फलदार पार्कों का बगीचा लगाना है, उस जगह के लिए ड्रिप तंत्र बहुत ही उपयोगी और आसान तरीका होता है सिंचाई के लिए।